आदाब नमस्कार, मैं अशर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की राजनीतिक यात्रा पूरी कर लौटे हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सीमा पार खतरे पर भारत का दृढ़ रुख प्रस्तुत करना था। प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को 4 देशों की अपनी यात्रा पूरी की है। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद क्वेनका, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा सांसद संतराम सिंह संधू और पूर्व भारतीय राजनीतिक हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल थे। ओवैसी ने 4 देशों की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। एक बैठक में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बेवकूफ जोकर तक कहा और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व अपनी छवि बचाने के लिए नकली समृद्धि चिन्ह के पीछे छिप रहा है। भाजपा आलाकमान से नोटिस मिलने की अटकलों के बीच गोशामैल विधायक राजा सिंह ने कहा है कि वो किसी नोटिस से नहीं डरते और पार्टी उन्हें निलंबित भी कर सकती है। राजा सिंह ने कहा है कि अगर वो मुझे निलंबित करते हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं पार्टी में सभी को बेनकाब कर दूंगा। राजा सिंह ने टिप्पणी अपनी हालिया टिप्पणियों के बारे में अफवाहों के जवाब में की, जिसमें कहा गया था कि कुछ पार्टी नेता पैकेज की पेशकश किए जाने पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि विधायकों और सांसदों का एक समूह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ गुप्त बैठकें कर रहा है। साथ ही राजा सिंह ने कहा है कि एक खास समुदाय पार्टी पर हावी हो रहा है। राजा सिंह ने कहा है कि ये सच है कि मैंने कहा था कि अगर कुछ नेताओं को पैकेज दिया जाता है तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी नेतृत्व उनके बयान के संबंध में नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है। राजा सिंह पहले भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी प्रभारियों की नियुक्ति पर असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने तेलंगाना के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे सफल स्टार्टअप बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि देश के किसी अन्य राज्य में महज 1 दशक में इतनी उल्लेखनीय प्रगति हासिल नहीं हुई। अमेरिका के डलास में डॉक्टर पेपर एरियन अमेरिका सेंटर में आयोजित तेलंगाना स्थापना दिवस और बीआरएस रजत जयंती समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केटीआर ने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में राज्य द्वारा हासिल की गई अद्वितीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को असीम अवसरों की भूमि और भारत के एक आर्थिक इंजन में बदल दिया है। रामाराव ने कहा है कि जब हमने तेलंगाना स्थापना दिवस मनाने का फैसला किया तो एनआरआई ने सर्वसम्मति से डलास को चुना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हर साल 20 सालों से महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आज उसी की शुरुआत है। मैंने प्रार्थना की कि देश के लोग सुरक्षित रहें, कोई प्राकृतिक आपदा न आए, फसलें फलें फूलें और फिर से कोविड जैसी कोई समस्या न हो। बालाजी का मंदिर का स्थापना हुआ सबको मालूम है। हैदराबाद में भी लगभग ऐसी 2 मंदिर है। डायरेक्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कमेटी ट्रस्ट बोर्ड ने इस मंदिर का निर्माण किया है। हर साल इस हैदराबाद बशीरबाग मंदिर में एनुअल डे सेलिब्रेशन ब्रह्मोत्सव होता है। लगभग 20 साल से ब्रह्मोत्सव लगातार करते रहते हैं। इस साल भी आज से शुरू किया है। मैं आज स्वामी जी का दर्शन किया हूं और स्वामी जी से यही प्रार्थना किया हूं, देश के लोग पूरे ठीक रहे, कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो, अच्छे बरसात गिरे, अच्छे फसल आए, लोग खुशी से रहे और कोई कोरोना जैसा कोई फिर एक बार भारत में नहीं आना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना किया हूं और सभी लोगों को भगवान का आशीर्वाद दे, यही मेरा प्रार्थना है इस संदर्भ में। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई। जिन 5 मरीजों की मौत हुई वो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हैं। ये सभी मरीज पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय दिल्ली में 393, गुजरात में 397, कर्नाटक में 311, केरल में 1416, महाराष्ट्र में 494, यूपी में 138, तमिलनाडु में 215 और वेस्ट बंगाल में 272 कोरोना के मामले हैं। वहीं कोरोना से केरल में 80 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है।
देश के मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बरसात देखने को मिल रही है। प्री मानसून सीजन इस बार थोड़ी धीमी गति से आया है, लेकिन इसका अंत रिकॉर्ड तौर बारिश के साथ हुआ है। मई में 126.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं जून के पहले हफ्ते में भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। आज भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बरसात की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अभी खराब मौसम का दौर जारी है। राज्य में अगले 3 दिनों तक और भी तेज आंधी, गरज, चमक के साथ बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज इन गतिविधियों का प्रभाव राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, जबकि 5 जून को इसका असर कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आज से गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी गुजरात, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश की सरकार अपने कामकाज के तरीकों में अपने अनोखे प्रयोग के लिए जानी जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब सैटेलाइट की मदद से अपनी सरकार चलाएंगे। इसके लिए नायडू सरकार ने इसरो के साथ समझौता किया है। इससे आम जनता को फायदा भी होगा। अब जनता को रियल टाइम अलर्ट मिल सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनकी सरकार ने रियल टाइम शासन को लेकर अंतरिक्ष तकनीक का लाभ उठाने खातिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साझेदारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिणी राज्य के रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम ने सैटेलाइट इमेजरी और साइंटिफिक इनपुट के साथ अवेयर प्लेटफॉर्म को बढ़ाने को लेकर सतीश धवन स्पेस सेंटर के साथ 5 साल का करार किया है। सीएम नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि वास्तविक समय के नागरिक केंद्रित शासन पर फोकस करने के लिए अंतरिक्ष तकनीक का लाभ उठाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आज इसरो के SHAR और RTGS के बीच 5 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें SHAR के निदेशक राजराजन भी मौजूद थे। ऐसा नहीं कि नायडू सरकार की ओर से पहली बार किसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी सरकार में लगातार तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनकी सरकार को व्हाट्सएप सरकार भी कहा जाता है। दिल्ली के संविधान क्लब में आज इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि आज संसद के विशेष सत्र को लेकर एक मसौदे पर चर्चा के लिए बैठक हो रही है। हमारी पार्टी पहले से इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर चुकी है। अगर विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा है तो ये होना चाहिए। जो होगा हम आपके साथ रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता उपस्थित रहे और केंद्र सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग पर सहमति जताई गई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज़ और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की ज़रूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और अभी आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है। लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो।
MIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र में बकरीद के अवसर पर कुछ दिनों के लिए बकरों की बिक्री पर कथित रोक से जुड़े निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे महज अफवाह बताते हुए कहा है कि अब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वारिस पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि संविधान सबको इजाजत देता है अपना अपना त्योहार मनाने की। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप बकरा बेच खरीद नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकाला है। पोस्ट में पठान ने आगे लिखा है कि हर साल हम बकरीद पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके मनाते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। किसान साल भर बकरा पालता है ताकि बकरीद के वक्त कुछ पैसे कमा सके। क्या ये उसका नुकसान नहीं होगा? वारिस पठान ने कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि बकरीद के लिए जानवर नहीं खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ऐसा कोई आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर भविष्य में सरकार ऐसा कुछ जारी करती है तो हम देखेंगे, पर अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट के कन्नड़ तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कड़ी फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर बयान दिया था। इसके बाद काफी विवाद हुआ जो कि अब तक थमा नहीं है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज हो रही है। ये भी विवादों के घेरे में। दरअसल कमल हासन ने हाल ही में अपने आने वाली फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक बात पहुंच गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस M प्रसन्ना की बेंच ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप जनभावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस स्थिति के कारण आप खुद हैं। एक्टर कमल हासन ने इस मामले पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये बयान एकता बढ़ाने के इरादे से दिया गया था। अदालत ने कमल हासन की नई फिल्म ठग लाइफ का जिक्र करते हुए कहा है कि आपको बोलने का अधिकार है लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस हद तक नहीं जाने दिया जा सकता कि जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम अब ये आप पर छोड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।